नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। देखिए, भारतीय अवाम ताकत दल हमारे समस्त 138 करोड़ या 140 करोड़ जो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं, हमारी आदरणीय भारतीय अवाम हैं, उनमें एकता, भारतीयता आधारित आपसी एकता और उससे संबंधित, उससे मुतल्लिक और भी जो आवश्यक चीज़ें हैं कि आपसी भाईचारा, फ्रेटर्निटी और सद्भाव और भावनात्मक एकता, अखलाक मोहब्बत, आपसी श्रद्धा इत्यादि स्थापित करने का ये सतत प्रयास भारतीय अवाम ताकत दल का ये YouTube के पैगाम के माध्यम से चल रहा है। ये हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन देख भी रहे हैं, इसके महत्व को समझ भी रहे हैं और इसमें शरीक भी हो रहे हैं और ये अनुभव भी कर रहे हैं कि यह देश के लिए बहुत आवश्यक है, खास करके उस दौर में जबकि हमारा देश और हमारा भारतीय समाज बिखराव और नफरत से जूझ रहा है। एक तो ये पहलू है, लेकिन जो हमारे भारतीय भाई बहनों की और खास करके हमारे गरीब और मजलूम भारतीय भाई बहनों का जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, जो रोज़मर्रा की उनकी जो जीवन है वो भी कठिन होता जा रहा है, उसके प्रति भी संवेदनशील है और उसके प्रति भी संवेदनशील ही नहीं बल्कि उसके प्रति समाधान की भी बात, समाधान तक इसकी सोच है, इसकी चिंता है। तो आज कुछ इसी विषय में चर्चा करेंगे और उस रोज़मर्रा के जीवन में एक महंगाई और देख रहे हैं कि प्रतिदिन जो है ये डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। पेट्रोल के तो जो दाम बढ़ते ही हैं, डीजल के दाम बढ़ने से बाकी और चीज़ों के दाम अपने आप जो है वो बढ़ जाते हैं। इसलिए जो ढुलाई में सामानों की ढुलाई में जो गाड़ियां हैं वो डीजल से चलती हैं और डीजल के भाव बढ़ने से स्वतः अपने आप वो महंगाई का असर उसमें आ जाता है। अब ये सरकार तो चुप है और इस संबंध में एक प्रकरण, एक अस्पष्टता हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को बताना जरूरी है कि आज़ाद भारत के इतिहास में और लोगों को शायद मालूम नहीं होगा और लोगों को मालूम नहीं कि लोगों को कुछ शक्तियों ने मालूम कराया भी नहीं होगा
कि ऐसा भी एक समय आया था, ऐसा भी एक दौर आया था, ऐसा भी एक कालखंड आया था। देखिए, महंगाई के लिए सभी चिल्लाते हैं, इसमें बीजेपी शासन में है, बाकी ये जीएनपीसी या कांग्रेस या वाम दल या समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आरजेडी, टीएमसी इत्यादि सभी महंगाई 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 चिल्ला रहे हैं। और जब इनका शासन होता है तो ये भी ये भी महंगाई बढ़ाते ही हैं। तो कोई इसमें जैसे बोला जाता है कि हमाम में सभी नंगे, तो सभी नंगे हैं। बस फर्क होता है कि जब ये शासन में होते हैं तो ये बढ़ाते हैं और बाकी विपक्ष में चिल्लाते हैं। और उनमें से आज बीजेपी शासन में है तो बीजेपी जो है वो चुप सुट बनी बैठी है और महंगाई बल्कि बढ़वा रही है और बाकी सब चिल्ला रहे हैं, लेकिन जनता के लिए कुछ होता नहीं है। तो इसी के मध्य में यह बताना जरूरी है कि इन समूहों ने एक ऐसा भी समय आया था कि जब उस प्रधानमंत्री ने महंगाई को काबू ही नहीं किया बल्कि महंगाई को नीचे भी लाया था। लेकिन वो अकेला था, वो अकेला दौर था वो अकेला प्रधानमंत्री भी था। तो इसकी जानकारी भी सब होने नहीं दिया। यहाँ तक कि कुछ पत्रकार, कुछ मीडिया चैनलों के एंकर यह कहते सुने गए कि भाई हमको तो नहीं लगता कि कोई ऐसा भी समय आया था, रविश कुमार कह रहा था कि हमको तो लगता है कि कोई ऐसा भी समय आया था कि जिसमें महंगाई एक बार बढ़ गई तो वो कम हुई हो। तो ये एंकरों की हालत है। तो आम जनता को कहाँ तक मालूम होगा कि ऐसा भी दौर आया था कि महंगाई जो एक बार बढ़ जाती है वो कम कहाँ होती है। तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों, आप सभी को जानना चाहिए और इस बीजेपी को भी जानना चाहिए, जीएनपीसी को भी जानना चाहिए और बाकी जो पार्टी है, समाजवादी, बहुजन समाज पार्टी, आरजेडी, टीएमसी, एनसीपी, डीएमके, एआईएडीएमके, टीडीपी, शिवसेना, अकाली, सबको जानना चाहिए कि एक ऐसा दौर था जिसको कि ये सब जिक्र नहीं करते हैं, कभी भी जिक्र नहीं करते हैं। और हर मामले में वो सर्वोत्तम जो है वो दौर था, सर्वोत्तम कालखंड था। वो था हमारा मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री का दौर, 1977 से लेकर 1980 तक 27 महीनों वाला। तो वो अकेला आज़ाद भारत में वो समय था, दौर था, जिसमें कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने महंगाई को नियंत्रित ही नहीं किया, महंगाई को नीचे लाया। और इस संबंध में ये बताना भी आवश्यक है कि उस दौर में कंट्रोल पर चीनी महंगी मिलती थी, बाजार में उससे भी सस्ती हो गई थी। और महंगाई कम हुई है, ये सरकारी अभिलेख में भी आ गया था। मैं चूंकि सरकारी यानी केंद्र सरकार में मैं सेवारत था, उसमें सेवा किया हूँ, नौकरी किया हूँ। तो चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, वो महंगाई भत्ता मिलता है और उस महंगाई भत्ता में एक उपबंध होता है, एक अनुच्छेद उसमें रहता है कि भाई ये महंगाई भत्ता इसलिए दिया जा रहा है कि जो कि महंगाई बढ़ी हुई है, तो उससे थोड़ी राहत के लिए ये महंगाई भत्ता है।
लेकिन ये किसी समय यदि महंगाई कम हुई तो वह वेतन से उसको समायोजित भी किया जाएगा। तो इस तरह का एक सामाजिक मुखौटा पहनने में या सोशल पोस्चरिंग पहनने में ये कर्मचारी भी वो पीछे नहीं रहे। भाई मन में तो ये सोचे होंगे कि भाई महंगाई जब एक बार बढ़ जाती है तो कम ही काम होती है। तो इस तरह से एक सामाजिक मुखौटा या अपना चेहरा चमकाने में हर्जी क्या है कि इस तरह का उसमें एक वाक्य डलवा करके अपना एक सामाजिक चेहरा चमकाने का कि भाई जब महंगाई कम होगी तो वो वेतन से एडजस्ट किया जाएगा या उसमें से वो समायोजित किया जाएगा। लेकिन किसी को क्या पता था कि ऐसा दौर भी आएगा और वो दौर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का समय होगा, जिसमें कम हुई महंगाई जो है सरकारी अभिलेख में आ जाएगी। और जब सरकारी अभिलेख में आ गई तब वो वेतन से कटने वाली बात आ गई। अब वेतन से कटने वाली बात आ गई तो फिर वेतन से कटेगा तो एक चपरासी से की वेतन से भी कटेगा, और वो एक जो सबसे बड़ा अधिकारी है भारत सरकार का कैबिनेट सेक्रेटरी, उसकी भी तनख्वाह से कटने की बात आ गई। तो अब बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। अब चूंकि फाइल तो चलाना ही था, सबको उस पर कुछ न कुछ लिखना ही था, लेकिन किसी ने कुछ लिखा नहीं। बस यह है कि भाई महंगाई कम हो गई है और ये क्लास कहता है कि जब भी महंगाई कम हो तो वेतन से उसको एडजस्ट करना है, उसको वेतन से उसको काटना है। तो कोई भी नीचे से ऊपर तक ये इस तरह का कागजात तो लग गया, लेकिन कोई उस पर टिप्पणी नहीं दिया, और सीधे देते कैबिनेट सेक्रेटरी के बाद वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भारत के प्रधानमंत्री के पास वो फाइल पहुंची, और उन्होंने और मोरारजी देसाई ने जब वो फाइल को देखा, उन्होंने बस यही टिप्पणी की, because it is the first time, so that I cannot take a decision. If it comes second time, then I will take a call, final call. उन्होंने कहा चूंकि पहली बार है तो हम इस पर कोई निर्णय नहीं दे रहे हैं, दूसरी बार जब आएगा तो हम इस पर फैसला लेंगे। तो पहली बार के लिए उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन कहने का मतलब यह है कि वो जो महंगाई कम हुई थी सरकारी अभिलेख पे आ गया था, और सरकारी कर्मचारियों के वेतन से उसको एडजस्ट करने की और करने की नौबत भी आ गई। तो महंगाई कम हुई है, लेकिन सिर्फ एकमात्र हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के समय में। लेकिन यह भी तथ्य, इतना महत्वपूर्ण तथ्य भी, इन देश विरोधी जो ताकतें हैं, जो राजनीतिक दल हैं, इस तथ्य को जनता से छुपाया। और उस छुपाने का अंजाम क्या है कि यहाँ तक टीवी चैनल के एंकर भी कहते हैं कि हमको तो मालूम ही नहीं है कि ऐसा भी कोई कालखंड आया था जिसमें कि महंगाई एक बार बढ़ गई हो तो वो मैंने नियंत्रित हुई हो, और ये तो नियंत्रित नहीं हुई, बल्कि महंगाई जो है कम की गई थी। तो आइए महंगाई पर जो है काफ़ी चर्चा क्या, मैंने ये हमारे आम भारतीय भाई बहनों को दुख देने वाला है, महंगाई में पिसने वाली बात। इस विषय में भारतीय जनता दल ने कई बार कहा है कि कम से कम हमारे देश के जो डकैतों ने इस देश को लूट करके विदेशी बैंकों में जो काला धन जमा किया है, वो काला धन ही आ जाए
और वो कालाधन जो है डीजल में सब्सिडी दे करके डीजल के दाम काफ़ी कम किए जाए तो डीजल और पेट्रोल के दाम तो कम होंगे ही, बाकी चीज़ों पर जो महंगाई बढ़ी हुई है उससे भी हमारे आम भारतीय भाई बहन भी को काफ़ी राहत मिल जाएगी और मिल सकेगी। ये बात भारतीय जनता के दल ने कई बार कहा है। लेकिन बाकी जो दल हैं, जरा इसको पहचानिए, बाकी जो दल हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वाम दल हो, चाहे ये बहुजन समाज पार्टी, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे टीडीपी हो, चाहे वाईएसआरसी हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे एनसीपी हो, टीडीपी हो, डीएमके हो या एडीएमके हो, अकाली हो, कोई भी हो, और आम आदमी पार्टी वाले भी, ये कभी नहीं कहते हैं कि इन डकैतों का पैसा जो कि काले धन के रूप में विदेशी बैंक में जमा है, मोदी महोदय उसको ला करके ये सब्सिडी दे करके जो है डीजल पेट्रोल के दामों में भी कमी लाए और महंगाई से भी आपको निजात दिलाए। ये एक शब्द नहीं बोलते हैं। तो ये राजनीतिक दल भी और मीडिया वाले भी, तो राजनीतिक दल इस देश के जितने लूटने वाले हैं वो उनके पाप को ढकने के लिए बने हैं। मीडिया वाले भी इस देश के जो डकैत हैं उनके पापों को ढकने वाले बने, इधर उधर की बात करते हैं। मैंने देखा था कि एक बार कल ही न्यूज़ 24 वाला, उसका न्यूज़ 24 का एक संदीप चौधरी है और एक प्रोग्राम लेके आता है राष्ट्र की बात। ये सब बड़े लुभावना, आकर्षक यानी नाम रख करके अपने प्रोग्रामों का, अपने कार्यक्रमों का बड़ा लुभावना नाम, राष्ट्र की बात, और हमेशा राष्ट्र विरोधी बात ही करते हैं। सब हमेशा राष्ट्र विरोधी बात करते हैं और नाम रखेंगे राष्ट्र की बात। तो उसमें यह संदीप चौधरी जो अब निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी इसको गद्दार कहेगा। गद्दार इसलिए कहेगा कि देश के डकैतों को जानता है और देश के डकैतों ने हमारे देश को लूट करके विदेशी बैंकों में काले धन के रूप में जमा किया है। ये भी वो जानता है। कितनी राशि आज की तारीख में, ये भी वो जानता है। और जिसकी वो चमचागिरी करता है ये संदीप चौधरी, मैंने जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी की, उसके सोनिया और राहुल माँ बेटे के नाम से आज की तारीख में 200 लाख करोड़ है। ये भी ये गद्दार संदीप चौधरी जानता है, लेकिन एक शब्द नहीं बोल रहा है कि वही 200 लाख करोड़ मोदी महोदय ला करके हमारे देश की जो गरीब और आम आवाम है, हमारे देश के गरीब और आम और मजलूम भारतीय भाई बहन हैं, वो उनको पिसती हुई महंगाई से राहत दिलाएं, निजात दिलाएं। इसके लिए मोदी महोदय वो जो काला धन है माँ बेटे का 200 लाख करोड़, वही ला करके कम से कम ये राहत दिलाएं। इस पर ये गद्दार संदीप चौधरी नहीं बोलेगा। और सिर्फ गद्दार संदीप चौधरी नहीं, कोई भी पत्रकार नहीं बोल रहा है, अब कोई भी राजनीतिक दल नहीं बोल रहा। समझ जाए कि ये राजनीतिक दल कितने बड़े दुश्मन हैं, और उनमें सबसे बड़े दुश्मन है देश के ये मोदी महोदय। अब जीएनपीसी के पापों को तो ढकते ही हैं। जीएनपीसी के जो लूट का जो माल है, बूटी जो कि काला धन के रूप में जमा है, उसको भी बचा रहे हैं। यही तो इनकी गद्दारी है। 2014 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान यही मोदी महोदय ने घूम कर प्रचार किया था
कि इस कांग्रेस ने देश को बेतहाशा लूटा है। और कभी कभी तो उन्होंने मिसाल भी दिया कि इस कांग्रेस ने इस देश को इतना लूटा है, और ख़ास करके ये भोपाल में बोले थे कि इस कांग्रेस ने इस देश को इतना लूटा है कि वहाँ पर भोपाल में 1 लिख करके उसके आगे शून्य बढ़ाया जाए तो शून्य बढ़ते बढ़ते वो दिल्ली तक पहुँच जाएगा। एक तो वो बोले थे, और बार बोले थे कि इतना काला धन लूट करके इन डकैतों ने इतना काला धन जमा किया हुआ है कि यदि सारा काला धन ला दिया जाए तो हर एक के खाते में कम से कम 10 से लेकर 15 लाख रुपया तो आ ही जाएगा। ये भी बोले थे। हमारी आदरणीय आवाम ने, हमारी आदरणीय भारतीय आवाम ने इन मोदी महोदय पर भरोसा किया, इनको वोट दिया, इनको प्रधानमंत्री बनवाया। प्रधानमंत्री बनने के आज 8 साल बाद भी जिन कालाधन का वो जिक्र करते थे, वो उसमें 2014 के चुनाव प्रचार के दौरान आज वो कालाधन लाना तो दूर की बात, लाए भी नहीं, उस पर चर्चा तक नहीं करती। इनकी घिघी बंद हो गई है, और इनकी नहीं, सारे बीजेपी वालों की घिघी बंद हो गई है। और हमारे देश के लोग पूछते तक नहीं इससे, लेकिन हमारे देश के लोग पूछें कि महोदय, जो आप 2014 के चुनाव प्रचार में जो आपने कहा था कि जो इतना काला धन जमा है, ये जो आ जाए तो जो है हर एक के खाते में 10 से लेकर 15 लाख रुपया तो आ ही जाएगा। हम नहीं कहते, मैं कदापि इसके पक्ष में नहीं हूँ कि ला करके हर एक को जो है 10 से लेकर 15 लाख रुपया बांटने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो जो है जो महंगाई जो पिस रही है, हमारे गरीब आम मजलूम भारतीय भाई बहनों को, उससे राहत दिलाइए। लेकिन ये गद्दारी देखिए मोदी जी की और बीजेपी वालों की कि ये जेएनपीसी की तो रक्षा करते ही हैं, उसका बचाव करते ही हैं, उसके द्वारा लूटे हुए काले धन का भी ये बचाव कर रहे हैं। ये कितनी बड़ी गद्दार हैं बीजेपी वाली, जरा सोचिए। और न वो काला धन ला रहे हैं, उन्होंने उसको छू रहे हैं, और न उस पर कोई बात कर रहे हैं। इनकी पूरी घिघी बंद है। और जब कोई पत्रकार अपना कंधा साफ करने के लिए पूछता भी है तो कहते हैं कि बहुत कोशिश तो कर लिया गया, कोई काला धन उधर नहीं मिल रहा है। कितना झूठ बोलते हैं, कितनी माने धोखेबाजी करते हैं। देखिए, वास्तव में मन में क्षोभ बहुत आता है कि भाई ये देश पूरा जानता है। देखिए, काला धन अमेरिका के लोगों ने भी जमा किया था स्विस बैंक में, लेकिन वहाँ के राष्ट्रपति ने दबाव डालकर कि स्विस बैंक में सूचना भी ले लिया और सारा काला धन भी ले गए वहाँ वापस। और आज ये लूट जो है, इसी जेएनपीसी ने 60-70 सालों तक लूट कर, और जेएनपीसी अकेले नहीं, जेएनपीसी के जितने भी उसके चंगू मंगू हैं, वो उन सबों ने लूट करके या हमारे देश को विदेशी बैंकों में जो है कालाधन के रूप में जमा किया। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि उसी में से जो है मॉरिशस रूट के जरिए तमाम अपने देश में आता रहता है, कभी कभी रियल इस्टेट में इसमें तो। और उस कालाधन की बात कई बार उठी। मोदी महोदय जनता का विश्वास तक अर्जित किया कि भाई वो कालाधन लाएंगे। आज ये बात करने तक को तैयार नहीं है। और आज खास करके जो है, जो ये युद्ध हो रहा है यूक्रेन और रूस के बीच में, उसके चलते जो है ये कच्चे तेलों के दाम बढ़ने के कारण जो है डीजल पेट्रोल के जो दाम बढ़ रहे हैं, तो हमारी गरीब जनता जो है इस महंगाई में पिस रही है। देखिए, जिनके पास पैसा है, भ्रष्टाचार का पैसा है, तो महंगाई कितनी भी बढ़ जाए उन पर फर्क नहीं पड़ता है। वो तो इधर से दे देंगे और उधर से वो ले भी लेंगे।
भ्रष्टाचार के तरीकों से। लेकिन जो गरीब जनता है वो तो असहाय है ना। जिस गरीब जनता से जो मोदी महोदय ने वोट लिया, आज उसी को मार रहे हैं। लेकिन एनपीसी के द्वारा लूटे हुए काले धन को वो जो है छू तक नहीं रहे। ये इनकी असलियत है और ये इनका राष्ट्रवाद है और ये इनकी राष्ट्रभक्ति है और ये इनकी जनभक्ति है। तो हमारे देश के लोग बहुत अच्छी तरह इनको पहचाने। भारतीय जनता दल की बिल्कुल मांग है कि मोदी महोदय जो आपने वादा किया था उस काले धन को अपनाइए, ला करके हमारे महंगाई में पिसती हुई गरीब, आम और मजलूम भारतीय भाई बहनों को इस महंगाई डायल से आप बचाइए। और यदि नहीं आप बचा सकते हैं तो सत्ता से हटिए। ये नाकाबिले बर्दाश्त है कि हमारे गरीब भारतीय भाई बहनों को महंगाई में पीसिए और देश के डकैतों की भी रक्षा करिए और देश के डकैतों क्या लूटे हुए माल की भी आप रक्षा करिए। ये नाकाबिले बर्दाश्त है। जरा देखिए कि जिस आवाम ने इनको भरोसा करके प्रधानमंत्री बनवाया कि कम से कम उसकी जो मूलभूत आवश्यकता होती है कि महंगाई से जो है वो राहत दिलाइए। अब देखिए भारतीय जनता दल इन जो समाजवादियों की तरह, एनपीसी वालों की तरह, वामपंथियों की तरह, आरजेडी वालों की तरह, बहुजन समाज पार्टियों की तरह बस महंगाई नहीं रट रहा है। वो समाधान भी बता रहा है और समाधान यही है कि काला धन भी आ जाएगा, उसका उपयोग भी हो जाएगा और हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन इस महंगाई डायन से या जो हमारे देश के इन भारतीय भाई बहनों को इन नाजुक जो तबका है हमारे भारतीय समाज का, इन भारतीय भाई बहनों को महंगाई से राहत दिलवाई जा सकती है। तो उनको राहत भी दिला सकते हैं। तो उसको नहीं तो भारतीय जनता दल समाधान भी बता रहा है। लेकिन ये बीजेपी वाले और मोदी महोदय इसके लिए तैयार हो तब ना। बस सबका साथ सबका विश्वास। देखिए सिर्फ शब्दों से अब इनका साथ किसको है? इन डकैतों के प्रति है। मोदी जी का जो साथ है इन देश के जो डकैत हैं, जिन्होंने लूट करके कालाधन के रूप में विदेशी बैंकों में जमा किया है, उन्हीं का साथ है वो मोदी जी का। और उन्हीं का इनके ऊपर विश्वास भी है। जनता कैसे करे विश्वास आप पर? जनता ने तो आपको आप पर विश्वास करके वोट दिया आपको, लेकिन आपकी करतूत को जनता देख रही है कि जनता को महंगाई में पिसवाना जो है, उसको पिसवाना, उसको तकलीफ देना, ये आपको कबूल है। लेकिन इन डकैतों के द्वारा लूट करके जमा किए हुए जो काले धन को जो है उसको छूना आपको कबूल नहीं है। ये आपकी असलियत है, ये आपके राष्ट्रवाद की असलियत है, ये आपके देशभक्ति की असलियत है। इसको हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन अच्छी तरह से ये जान लें और भारतीय भाई बहन ये भी अच्छी तरह से जान लें कि ये हमारे जो राजनीतिक दल हैं, समाजवादी पार्टी के लोग, बहुजन समाज पार्टी के लोग, आरजेडी के लोग, एनपीसी या कांग्रेस के लोग, वामपंथी के लोग, वह भी कितने गद्दार हैं कि इन डकैतों के द्वारा लूट करके विदेशों में जो काला धन जमा किया है, इस पर नहीं बोल रहे हैं वो। यह भी देश के बहुत बड़े गद्दार हैं ये समाजवादी पार्टी के लोग। हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन इसको भी बहुत गौर से देखें। और झूठ मूठ का महंगाई क्या ये आकर के ये कम कर देंगे? विश्व की जो परिस्थितियां हैं उसके कारण कच्चे तेल का
कच्चे तेल के दाम बढ़े हैं तो स्वाभाविक है कि जो है डीजल और पेट्रोल और गैस के दाम बढ़ेंगे। लेकिन उसको ऑफसेट करने का मैंने एक तरीका क्या, एक उपाय है, वो उपाय उपलब्ध है कि मन में ये मनसा हो कि मैंने इन डकैतों का पैसा, अब मैंने इस देश का पैसा डकैतों का नहीं है। डकैतों ने तो लूट करके ले गए, पैसा हमारा ही है, इस देश का है, गरीब भारतीय भाई बहनों का है। और जिसके लिए मोदी महोदय को जो है वो प्रधानमंत्री बनाया गया, आज वही जो है यानी वफादारी निभाना तो दूर, आज उनके कष्टों से बिल्कुल मुख मोड़ करके जो है फिर उन्हीं देश के दुश्मन और देश के डकैतों के लूटे हुए माल जो कि कालेधन के रूप में है, उसकी रक्षा करना। अब हम कोई शब्द नहीं है इसके आगे, लेकिन इसको हमारे आदरणीय भारतीय भाईमान बहुत गौर से देखें। तो जब भी ये महंगाई की बात आती है, महंगाई से हमारी देश की जनता तो पिसी रही है, लेकिन उसके साथ साथ ये मोदी जी के बीजेपी वालों देश के प्रति गद्दारी भी सामने आ रही है। और सिर्फ मोदी जी की उनकी नहीं, बल्कि जितने भी राजनीतिक दल हैं, वैसे तो भारतीय जनता के दल के ये हमारे देश विरोधी ताकतें हैं जो कि राजनीतिक दलों के बेस में है। और उसका सबसे बड़ा नमूना देखिए, ये अखिलेश के मुंह से एक बार भी नहीं निकलेगा कि जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चन्ना चौकड़ी के द्वारा लूटे हुए और लूट करके जमा किए हुए कालेधन को वापस ला करके महंगाई से अपनी जनता को राहत दिलाइए, एक शब्द भी अखिलेश नहीं बोलेगा। इसी प्रकार एक शब्द भी नहीं बोलेगी मायावती, और इसी प्रकार एक शब्द भी नहीं बोलेगी ये गद्दार ममता बनर्जी कि जीएनपीसी के द्वारा और लोगों के द्वारा लूट करके, इस देश को लूट करके जो विदेशों में काला धन जमा किया गया है, उस काला धन को ला करके अपने महंगाई से पिसती हुई हमारे गरीब और आम और मजलूम भारतीय भाई बहनों को जो है वो राहत दिलाई जाए, इसकी बात वो गद्दार ममता बनर्जी नहीं करेगी। तो इसको भी हमारे भारतीय भाई बहन अच्छी तरह से पहचाने, और सभी न तो शरद पवार बोलेगा, न तो उद्धव ठाकरे बोलेगा, न तो अकाली वाले बोलेंगे, न तो टीडीपी वाले बोलेंगे, न तो डीएमके और एआईएडीएमके वाले बोलेंगे। और सबसे बड़ा गद्दार ये भी नहीं बोलेगा, क्योंकि सभी इस देश को लूट रहे हैं, सभी का काला धन है, इसीलिए कर रहे हैं। समझ जाइए कि हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन किनको आप वोट दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है। समस्या तो जो इन सबों ने पैदा किया ही है, और हम जो इनको वोट कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ा एक राष्ट्रीय माने कि राष्ट्रीय समस्या है और राष्ट्रीय कलंक भी है। और लोगों की मानसिक गुलामी तो छोड़ दीजिए, किस तरह से ब्रेन वॉश्ड है वो मायावती का चमचा था, मिला था, वो जीएनपीसी की लूट पर बोलने को तैयार ही नहीं था, सिवा जो है आरएसएस बीजेपी वो कर रहा था, मायावती के चमचा। हमने उसको याद दिलाया कि भाई, जब उस मायावती के चमचे को हमने याद दिलाया कि जितना इस देश को मोहम्मद बिन कासिम जो पहला लुटेरा आया था, जितना उसने नहीं लूटा होगा, या उसके लूट के माल को मैंने ले लीजिए, फिर जो है महमूद गजनी ने जितना लूटा था, मोहम्मद गोरी ने जितना लूटा था, नादिर शाह ने जितना लूटा था, और अंग्रेजों ने जितना लूटा, सारे लूट को जोड़ दीजिए, उसमें इन्फ्लेशन फैक्टर भी लगा दीजिए, तब भी उस राष्ट्र का
लाखों करोड़ों गुना इस गांधी नेहरू परिवार चंदा चौकड़ी ने इस देश को लूटा है। तब वो मायावती का जो चमचा था वो कह रहा है कि इंदिरा गांधी को तो गोली लग गई ना, अब तो उसके कहने मतलब कि इंदिरा गांधी को गोली लग गई तो अरबों खरबों की जो डकैत ये सब जेएनपीसी वाले हैं उनका पाप उसी में धुल गया। ये मानसिकता है। राजीव गांधी को गोली लग गई ना, और ये भी देश को जानना चाहिए। और वैसे भारतीय जनता दल इस विषय में भी स्पष्ट किया कि ये जो जेएनपीसी और जेएनपीसी के ये जितने भी प्रवक्ता आते हैं और दहाड़ते हैं, इसी दहाड़ करके बीजेपी के प्रवक्ताओं को भीगी बिल्ली बनाते हैं। और भीगी बिल्ली इस मामले में ये कभी बोलते नहीं, झूठ का ये भीगी बिल्ली बने हुए बीजेपी के प्रवक्ता उसका खंडन तक नहीं करते हैं। जब वो झूठ बोलते हैं कि इस नेहरू परिवार के दो लोग शहीद हो गए, अरे शहीद हो गए हैं हमारे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, ये शहीद हुए हैं। ये तो इस इंदिरा गांधी ने खालिस्तानी आतंकवादी जो भिंडरावाला था उसको बढ़ावा दे करके देश को खालिस्तानी आतंकवाद की आग में देश को इस गद्दार इंदिरा गांधी ने झोंका। तो उसी आग में ये जो खालिस्तानी आतंकवाद की आग लगाने वाली इंदिरा भी स्वाहा हो गई। और एलटीटी जो है, एलटीटी की ट्रेनिंग करवाई थी ये इंदिरा गांधी इसी देहरादून में। जो एलटीटी वाला जो है आतंकवाद जो कि दक्षिण भारत को ग्रसे हुए है, तो उस एलटीटी आतंकवाद की आग में इस इंदिरा गांधी ने झोंका देश को। उसी आग में उसका बेटा भी स्वाहा हो गया। तो इस समूह ने देश में आतंकवाद की आग लगाई है, और उसी आग में संजोग से या कुछ संजोग से ये इंदिरा गांधी भी और ये दोनों गद्दार जो स्वाहा हो गए। उसको ये जेएनपीसी वाले कहते हैं कि ये शहीद हो गए। कोई डाकू हो और डकैती के समय में इनकाउंटर मुठभेड़ में ये मारा जाए तो कोई कहे भाई अरे वो डाकू तो शहीद हो गया देश के लिए। वो वही हालत तो है। इन डकैतों को शहीद बताते हैं जेएनपीसी के चमचे। जो बताते हैं तो दहाड़ते भी हैं, और बीजेपी के प्रवक्ताओं के सामने और जो है इसी टीवी चैनलों पर और बीजेपी के भीगी बिल्ली बने हुए प्रवक्ता उसका खंडन तक नहीं करते हैं। खंडन इसलिए नहीं करते हैं जानबूझ करके कि सुनने वाले देश के लोग उसकी बातों को सही माने कि हाँ वाकई में ये सब शहीद हुए थे। तो हर तरह से हर एंगल से हर वक्त इस गद्दार जेएनपीसी को बीजेपी वाले बचाते हैं। ये इनकी फितरत है। तो अक्सर ये सब बोलते हैं कि ये जेएनपीसी के लोग जो शहीद हुए, तो अब उसी को वो बीएसपी का एक चमचा कह रहा था कि जब उसको गोली लग गई तो अरबों खरबों की जो लूट है इसकी जेएनपीसी की, अब वो उसी में धुल गई। इस तरह का ब्रेन वॉश किया गया। और इसके बाद फिर लग गया आरएसएस बीजेपी बात। फिर इसके बाद मैंने कहा कि अरे भाई देश की सबसे बड़ी गद्दार है जेएनपीसी, इसको वो सब वो बीएसपी का चमचा वो जो है मैंने बीएसपी तो नहीं, बीएसपी पार्टी तो बढ़िया है, मायावती का चमचा। तो मायावती का जो चमचा है बस वही वो मैंने जेएनपीसी को गद्दार वो मानता नहीं था सिर्फ। तो इस प्रकार जो है ब्रेन वॉश टाइप का है लोगों का। लेकिन इसमें ज़्यादा रोल
इस तरह की का जो मेनिया फैला हुआ है, इस तरह का दुष्प्रचार जो फैला हुआ है हमारे देश में, उसके लिए स्क्वायरली रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है, तो ये बीजेपी है। बीजेपी के 12 करोड़ कार्यकर्ताओं का अता पता नहीं होता, जब मुट्ठी भर इसके जीएनपीसी के मुट्ठी भर वामपंथियों के या इसमें हमारे देश के लोगों को झूठ और अफवाह का शिकार वो बना देते हैं कि ये मोदी जो है पूरे देश को बेच दिया। अरे इसी यूट्यूब पर एक आता है वो गिरजेश वशिष्ठ बराबर कि इस मोदी ने बैंक को बेच दिया, रेलवे को बेच दिया, सारी बेच दिया, सड़कें बेच दिया, बस ये तो चल रहा। और बीजेपी के जितने भी प्रवक्ता हैं, जितने भी नेता हैं, जितने उसके कार्यकर्ता हैं, यूट्यूब पर जितने हैं, वो उसका खंडन तक नहीं करते हैं कि कितना झूठ का दुष्प्रचार कर रहा है, जो है जो कहा जा रहा है कि मोदी जी सब बेच रहे हैं। ये निहायत जो है वो एक जो है वो देशद्रोह का काम या देशद्रोह के बराबर। तो हमारे देश में जो है दुष्प्रचार और झूठ का पूरा जो है वो यानी पूरा बाजार ही गर्म है। समस्या ये है, टीवी चैनल वाले किस तरह से दुष्प्रचार करते हैं और इस देश में जहर घोलते हैं, उसका नमूना आपको बता रहे हैं। नमूना जरा देखिए। इंडिया टीवी का एक पत्रकार है गौरव शर्मा, शायद गौरव शर्मा, वो आम आदमी पार्टी का जो ये गद्दार केजरीवाल का इंटरव्यू वो ले रहा था, और वो जो बोला था केजरीवाल कि हिंदुओं पर कोई अत्याचार नहीं हुआ, उसी विषय में लेकिन वो इस वक्तव्य पर केजरीवाल जरा भी हाथ रखने नहीं दे रहा था। वो बराबर बोला था कि जो बीजेपी के लोग आकर के आक्रमण किए और हम मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री की बात तो छोड़ दीजिए, एक आम नागरिक भी वो सुरक्षित नहीं, बराबर वही गा रहा था। लेकिन वो गौरव शर्मा इंडिया टीवी का एक शब्द भी नहीं बोल रहा है कि जो हमारे कश्मीरी पंडित कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों के साथ जो इस तरह का जो व्यवहार हुआ, जो दुर्व्यवहार हुआ, जो पूरे देश को शर्मसार करता है, इसकी जड़ में गद्दार जवाहरलाल नेहरू है, एक शब्द भी नहीं बोल रहा। तो गौरव शर्मा जैसे तमाम इस तरह से एंकर पत्रकार हैं जो कि नेहरू की गद्दारियों को छुपाने की देश के खिलाफ गद्दारी कर रहे हैं। और बीजेपी देखिए जो कश्मीर फाइल जो बहुत कुछ कहता है, भारतीय ममता, देखिए इसको समझने की आवश्यकता है और हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन इसको जरा गौर से समझें कि कश्मीर के विषय में पहले भी बताया गया था कि जो है ये समस्या बनी कैसे। ये जो नेहरू था ना, यह भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतें, मतलब कि इंपेरियलिस्ट फोर्सेस का एक बहुत ही खतरनाक भारत विरोधी एजेंट था। इस तथ्य को हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन समझ लेंगे तो शायद उनको बहुत आसानी होगी। मैं फिर से कह दे रहा हूं, ये जो नेहरू जो था अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों यानी इंटरनेशनल इंपेरियलिस्ट फोर्सेस, और कौन इंटरनेशनल इंपेरियलिस्ट फोर्सेस, एंटी इंडिया, एंटी भारत। तो एंटी भारत इंटरनेशनल इंपेरियलिस्ट फोर्सेस का यह बहुत ही खतरनाक किस्म का ये नेहरू, जवाहरलाल नेहरू बहुत खतरनाक किस्म का भारत विरोधी एजेंट था। ये सच्चाई, और इसीलिए वह भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय ताकतों का
मंसूबा पूरा करने के लिए देश के खिलाफ गद्दारी ये करता गया। ये सच्चाई है। तो जब सरदार पटेल ने, हालांकि ये एपिसोड कुछ लंबा हो सकता है लेकिन मैं बताऊंगा जरूर। जब सरदार पटेल ने 562 रियासतों में से 559 रियासतों का विलय करवा दिया माने भारत में, तो 3 रियासतें ऐसी बच गई थी जो कि कह रहे थे कि हम न तो हम माने भारत में मिलेंगे, न तो हम पाकिस्तान में मिलेंगे, हम जो है वो स्वतंत्र रहेंगे। वो थे जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। जूनागढ़ और हैदराबाद में तो एक उसकी दूसरी कहानी है। सरदार पटेल ने साम दाम दंड भेद लगा करके इन दोनों को मिलवा दिया, उसकी कहानी अलग है। लेकिन ये हरि सिंह जो है इस पर आमादा था कि हम स्वतंत्र रहेंगे। तो ये एक मैंने स्वर्णिम मौका दे करके साम्राज्यवादी ताकतों ने पाकिस्तान को इशारा किया कि तुम अब अपनी सेना, लेकिन सेना का रूप बदल दो, उनको कबीलियों के भेष में भेजो, जिसमें जम्मू कश्मीर में। तो पाकिस्तान ने, और यह भी देश को नहीं भूलना चाहिए कि जो देश बांटा गया है वह अंतर्राष्ट्रीय भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकत कौन, ब्रिटेन के इशारे पर ये दोनों गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने इस देश को बांटा है और एक झूठ खड़ा किया कि इसके जिम्मेदार जिन्ना हैं। और यही नहीं, जब देखते हैं कि जिन्ना के ऊपर जो है वो जिम्मेदारी डालने वाली साजिश थोड़ी कमजोर पड़ती है, तो कभी बोलते हैं इसके जिम्मेदार जो है आरएसएस वाले हैं, इसके जिम्मेदार जो है सावरकर हैं, तो इसके जिम्मेदार फलाने ठिकाने। और किसी एपिसोड में तो ये भी बताया गया था कि अंत में ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी इस देश विभाजन के लिए इस देश की जनता को ही इसने जिम्मेदार ठहरा दिया। कौन? गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने। जेएनपीसी तो वो जिन्ना साहब को माने पूरी उसकी थियरी, पूरी उसकी साजिश है। जिम्मेदार मान्य देश भारत के विभाजन का पूरा ठिकरा जिन्ना साहब के मथे पर वो फोड़ा इसने। और जब कभी देखती है कि इस तरह की साजिश की कलई भी खुल सकती है, तो कभी बोलते कि आरएसएस ने जो है टू नेशन थियरी, सावरकर ने टू नेशन थियरी, लेकिन इसकी जड़ में जेएनपीसी है जिसने इस देश को बांटा। और जिसमें देश बटा उसमें गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने इस देश की आवाम पर ही वो ठिकरा फोड़ दिया। इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने इस देश की जनता पर। तो ये किस असर के और कितने खतरनाक गद्दार हैं ये दोनों के दोनों, मोहनदास करमचंद गांधी और ये जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू तो खैर भारत का सर्वाधिक ऐतिहासिक गद्दार था। तो खैर अब इस विषय पर आ जाइए। तो पाकिस्तान ने अपनी सेना कबीलियों के भेष में जम्मू कश्मीर में भेज दिया। ये घटना कब की है? करीब 17 अक्टूबर 1947। तो कश्मीर रियासत के महाराजा हरि सिंह जो है वो अपने सलाहकार एमसी महाजन को दिल्ली भेजे और वो नेहरू से मिले। नेहरू ने कहा कि इसमें देश के गृह मंत्री जो है वो सरदार पटेल जी हैं, उनसे मिलिए। सरदार पटेल जी ने उस यानी राजा हरि सिंह के सलाहकार एमसी महाजन से कहा कि भाई भारत आपके साथ क्यों करे? भारत अपनी सेना आपके बचाव में क्यों भेजे? तो वो जो एमसी महाजन जो है
सरदार पटेल के आशय को समझ गए और फिर वो भागे भागे गए और राजा हरि सिंह को बताया। तब राजा हरि सिंह खुद आए और जो विलय संधि, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, पर दस्तखत किया। और इसके बाद वो उस जम्मू कश्मीर का भारत में पूर्ण और अंतिम रूप से विलय हो गया और भारत का वो अभिन्न अंग हो गया। तभी से जम्मू कश्मीर 18 जो है 16 को आए थे, 17 को हो गया और 18 को जो है हमारी जो है भारतीय फौज गई जम्मू कश्मीर पाकिस्तानी सेना से लड़ने के लिए। उसमें जो है सड़क का यातायात नहीं था, हवाई जहाज से ही जो है वो जाना पड़ता था। तो हमारी फौज जो है हवाई जहाज से वहाँ गई और वहाँ जो हवाई अड्डा था, वहाँ हवाई अड्डा भी काफ़ी वो क्षतिग्रस्त था, काफ़ी धूल थी। तो वहाँ पर पानी छिड़कर हमारी फौज जो है वो हवाई जहाज को लैंड वो करवाती थी। इतनी दिक्कतें थी तो इसलिए भारतीय फौज को, और ये कबीली जो है ये पाकिस्तानी सेना कबीलियों के बेस में पूरा जम्मू कश्मीर में फैल गए थे। तो इनको कोने कोने से, नक्के नक्के से इनको निकालना था, कश्मीरी सेनाओं को जो कि कबीलियों के बेस में थे। तो भारतीय फौज को लगभग 1.25 साल लग गया, मतलब कि 18 या 19 अक्टूबर 1947 से लेकर के जनवरी या फरवरी 1949 तक। और यदि हमारी भारतीय सेना को थोड़ा और वक्त मिल गया होता तो पूरा कश्मीर से जो है कश्मीर से माने सभी पाकिस्तानी सेना को खदेड़ करके पूरे कश्मीर को पाकिस्तानी सेना से आज़ाद कर दी होती हमारी भारतीय फौज। लेकिन जब काफ़ी हिस्सा हमारी फौज ने उस पाकिस्तानी सेना से आज़ाद करा दिया जम्मू कश्मीर को, तो इन साम्राज्यवादी ताकत खास करके ब्रिटेन की छाती फूलने लगी कि भाई अब तो ये मेरी साजिश जो है वो नाकाम हो रही है। तो वो जो है माउंटबेटन पर जो माउंटबेटन जो कि प्रतिनिधि था ब्रिटेन का, और उसी को ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू आज़ाद भारत का पहला गवर्नर जनरल बनवाया। खैर इसकी कहानी, इसी गद्दारियों की तो तमाम एक लंबी फहरिस्त है। खैर तो माउंटबेटन को पर कहलवाया। इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू का अनैतिक संबंध था माउंटबेटन की पत्नी एडविनो माउंटबेटन से। उसी अनैतिक संबंध का गलत इस्तेमाल करते हुए इंग्लैंड और माउंटबेटन ने एडविनो के जरिए इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू पर दबाव डलवाया कि भाई इस युद्ध को रोको, जिसमें कि हमारी भारतीय फौज पाकिस्तानी सेना को खदेड़ करके पूरे कश्मीर से भगा रही है। जरा इस चीज को जरा सोचिए। अब हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, कोई ऐसा करता है? हमारी खुद की जीतती हुई भारतीय फौज पर इस जवाहरलाल नेहरू, इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने एक तरफा यूनिलेटरल माने युद्ध विराम सीजफायर उसने थोपा। यदि हमारी भारतीय फौज को थोड़ा सा माने 10-15 दिन या अधिक से अधिक 1 महीना और मिल गया होता तो पूरे जम्मू कश्मीर से जो है पूरी यानी जो है पाकिस्तानी सेना को ये खदेड़ दी होती, भगा दी होती, और पूरे जम्मू कश्मीर को पाकिस्तानी सेना से पूरा आज़ाद वो करा दिया होता।
और वो पूरा भारत, वो पूरा जम्मू कश्मीर भारत का हो गया होता। लेकिन इसी गद्दार जवाहरलाल नेहरू की गद्दारी के कारण, जिसने कि हमारी जीतती हुई भारतीय फौज के ऊपर इसने जो एक तरफा युद्ध विराम थोपा, तो हमारा कुछ भाग जो है जम्मू कश्मीर का हमारी फौज के द्वारा जीते जाने से वंचित रह गया। तो जो जम्मू कश्मीर का भाग इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू की गद्दारी के कारण हमारी फौज के द्वारा जीता नहीं जा सका, यानी एक तरफा युद्ध विराम थोपने के कारण, और वो पाकिस्तान के कब्जे में ही रह गया, वही बन गया पाक अधिकृत कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके जो है कश्मीर समस्या का नासुर बन गया तभी से। तो पीओके जो कश्मीर समस्या का जो नासुर बना हुआ है, उसमें उसकी जड़ में सिर्फ गद्दार जवाहरलाल नेहरू है। लोग कहते हैं ना, आज पीओके ले रहा है, भारत ले रहा है, मोदी ले रहे हैं, कि ये सब चलता है ना, लेकिन कोई नहीं कहता कि पीओके जो है, जो कश्मीर समस्या का नासूर है, उसकी जड़ में सिर्फ वो गद्दार नेहरू है। कोई भी मीडिया वाला नहीं बोलता है, और कोई भी ये जो समाजवादी पार्टी, टीएमसी, आरजेडी, जेडीयू या आम आदमी पार्टी, शिवसेना, एनसीपी, टीडीपी, वाईएसआरसी, डीएमके, एआईडीएमके, अकाली वाले नहीं बोलते। देखिए, ये पहली बार भारतीय जनता दल थोड़ा अपने भारतीय भाई बहनों से नेहरू की गद्दारियों के विषय में ये खुलासे कर रहा है, उनको बेनकाब कर रहा है, तो बड़ी अड़चन हो रही है। जीएनपीसी को तो अड़चन हो ही रही है, उससे अधिक अड़चन हो रही है इस बीजेपी को अड़चन हो रही है नेहरू की गद्दारियों के खुलासे के कारण। अब ये नेहरू जो है, यहीं तक नेहरू का। फिर इस मसले को इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू जो है जम्मू कश्मीर मसले को संयुक्त राष्ट्र संघ ले गया। कोई ऐसा करता है? जो जमीन हमारी हो, गांव गिराज में जो जमीन हमारी हो, तो कोई जिसकी जमीन हो, उसका घर वाला या उस घर का मुखिया कभी भी उसको जो है पंचायत में ले जाएगा। लेकिन ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू जम्मू कश्मीर मसले को पर अंतर्राष्ट्रीय ताकतों का दखल का दरवाजा खोलने के लिए, ताकि वो दखल दें, ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू इस मसले को ले गया संयुक्त राष्ट्र संघ में। और संयुक्त राष्ट्र संघ में माने कई अध्याय होते हैं, कई चैप्टर होते हैं। एक चैप्टर वो होता है कि जिसमें आपको किसी सहायता, किसी एड की, किसी असिस्टेंस की आवश्यकता होती है। वो चैप्टर आपका 7 है, 7वां। एक अध्याय वो है जो कि दो देशों के बीच में जो है, यानी विवाद के लिए, विवादास्पद, डिस्प्यूटेड, उस मसले को मानने के लिए ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू जम्मू कश्मीर को विवादास्पद मुद्दा पाकिस्तान के साथ, यानी भारत पाकिस्तान के बीच में जम्मू कश्मीर को विवादास्पद मुद्दा बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्याय 6 में, चैप्टर 6 में डलवाया। किस जम्मू कश्मीर को? जिसका विलय अंतिम और पूर्ण रूप से भारत में हो चुका था और जो भारत का अभिन्न अंग हो चुका था। बताइए, जो जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हो चुका है, उसको ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाकर के पाकिस्तान के साथ जो है विवादास्पद मुद्दा बनाया। ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू, ये तथ्य जो है हमारे देश के लोग जाने, और जितनी बार हम तथ्य बता रहे हैं, पूरा का पूरा मीडिया ये गद्दारी करता है, कभी भी ये नहीं बताता है। या आम आदमी पार्टी के लोग भी नहीं बताते हैं, बीजेपी के लोग भी नहीं बताते हैं
टीएमसी और जो है समाजवादी पार्टी, ये हालत। कितनी बड़ी गद्दारी कर रहे हैं ये राजनीतिक दल और मीडिया हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों के खिलाफ। जरा इसको समझिए। तो अब इसके बाद फिर ये वक्तव्य देता है कौन, ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू, कि कश्मीर के भाग का फैसला कश्मीर के लोग जनमत संग्रह के द्वारा करेंगे। तो भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय जो साम्राज्यवादी ताकतें थे उनका मंसूबा क्या था कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के हवाले होना चाहिए। कौन पाकिस्तान? जिस पाकिस्तान को इन भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों ने भारत का विभाजन करवा करके एक पाकिस्तान बनवाया था, और उसी पाकिस्तान के हवाले ये जम्मू कश्मीर को करवाना चाहते थे इस गद्दार नेहरू के जरिए। तो इन समूह ने भारतीय सेना पर जो है एक तरफा जो है वो युद्ध विराम यानी थोपवाया इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो उनको आंशिक सफलता मिली, पीओके थोड़ा सा टुकड़ा मिला, लेकिन पूरा कश्मीर नहीं मिला। तब फिर इसी गद्दार जवाहरलाल नेहरू से फिर उसको पाकिस्तान के साथ विवादास्पद उसको मुद्दा मानते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ले गए कि भाई वहां दखल होगा और वहां जो है वो चौधराहट करेंगे। तब भी अनुपात नहीं बनी। तो फिर इसके बाद इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू से वो भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों ने इससे बयान दिलवाया कि कश्मीर के भाग का फैसला कश्मीर के लोग जन्म संग्रह के द्वारा करेंगे। इन चीजों को हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन बहुत गौर से जरा समझें। तो उस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने इस तरह का वक्तव्य जो है यूं ही नहीं दिया था। वैसे तो पाकिस्तान आज भी कहता है, पाकिस्तान के, कि आप अपने भूतपूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के वक्तव्यों को याद करिए, बराबर कहता है वो। तो वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू देश का, भारत का, उसने इस तरह का वक्तव्य यूं ही नहीं दिया था। उसके दिमाग में वही मंसूबा पड़ रहा था देश के खिलाफ कि जम्मू कश्मीर में हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की मेजॉरिटी है, वो बहुसंख्यक है वहां पर। और जैसा कि भारतीय जनता दल ने कई मौकों पर यह स्पष्ट किया है कि हमारे जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन हैं, वैसे तो इनकी देशभक्ति पर शक का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, और इनकी देशभक्ति पर पूरे देश को भी नाज है, भारतीय जनता दल को भी नाज है, मोदी महोदय ने भी कर चुके हैं। लेकिन उनकी एक बहुत बड़ी कमजोरी यह है, और भी कमजोरियां हैं, कि यह देश विरोधी ताकतों के झूठ और अफवाह का सबसे पहले और सबसे अधिक शिकार बनते हैं। बहुत बड़ी कमजोरी है, और ये देश के लिए बहुत खतरनाक स्थिति है। और जब ये शिकार बनते हैं तो इनको शिकार बनने से बीजेपी के 12 करोड़ कार्यकर्ता जो है वो किसी काम में नहीं आते, और काम में भी आएंगे कैसे? उनके पास जाते ही नहीं है, उनके पास जाते ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ी जो है वो विडंबना है। तो इसी कमजोरी को जानते हुए इसको भांपते हुए और इसका एहसास करते हुए उस गद्दार जवाहरलाल नेहरू के मन में जो मंसूबा था कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन जो जम्मू कश्मीर में मेजॉरिटी में हैं, उनको झूठ और अफवाह का शिकार बना करके उनको बरगलाया जा सकता है, उनको फुसलाया और भगाया जा सकता है पाकिस्तान के पक्ष में, और इस प्रकार पाकिस्तान के पक्ष में जनमत संग्रह लाया जा सकता है। और इस प्रकार इस साजिश के द्वारा
जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के हवाले किया जा सकता है। ये थी गद्दारी और ये था खतरनाक मंसूबा भारत के खिलाफ उस गद्दार जवाहरलाल नेहरू के मन में है, इसलिए बोला था। तो खैर जब जन्म संग्रह की बात आई तो उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक शर्त लगा दी भाई जन्म संग्रह तभी होगा जबकि किसी भी देश की सेना वहां पर न रहे। तो ये चूंकि बराबर आतंकवादी कुछ किसी न किसी को भेजा ही करते थे, तो उसके निवारण के लिए भारत सरकार को भी अपनी सेना भेजनी पड़ती थी। तो उसकी नौबत ही नहीं आई। वैसे भी जम्मू कश्मीर में तो बराबर चुनाव तो होते ही रहते हैं, तो यही तो है वो जन्म संग्रह और भारत के पक्ष में ही वो बात आती है। तो खैर तो इसके द्वारा भी वो उसका मंसूबा जो है वो कामयाब नहीं हो पाया। मतलब कि जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के हवाले वो ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू कर नहीं पाया। तब उसने क्या किया कि एक संवैधानिक छल करके, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड करके धारा 370 और धारा 35A जुड़वाया। हालांकि उसके छल के विषय में भी बताया गया है कि जब वह उसको मैंने इस जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए धारा 370 35 इसके विषय में ये जेएनपीसी वाले कहते हैं कि अरे ये तो टेम्पोररी था, बीजेपी वाले कहते हैं कि टेम्पोररी कैसे हो सकता है। तो हम लेकिन उसका असली मंसूबा के विषय में न तो बीजेपी वाले बताते हैं, जेएनपीसी तो खैर तो उसकी वो आर्किटेक्ट तो थी उसे दुष्टता की। तो धारा 370 और धारा 35 को जब संविधान में जोड़ना था तो इस जवाहरलाल नेहरू ने, और जवाहरलाल नेहरू का एक चमचा था शेख अब्दुल्ला, तो शेख अब्दुल्ला को ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू बोला कि इसमें संविधान निर्माण की प्रक्रिया चल रही है और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन हमारे बाबा साहब अम्बेडकर हैं, उनके पास जाओ और वो इसकी व्यवस्था कर देंगे। तो जब धारा 370 और 35 का ड्राफ्ट उन्होंने देखा तुरंत अड़ गए कि ये बिल्कुल गद्दारी भरा ये साजिश है। तो उस शेख अब्दुल्ला की ओर मुखातिब होके कह रहे हैं, सीधे उन्होंने कहा कि अच्छा तो तुम खाएगा इस देश का, भारत का, और गाएगा पाकिस्तान का। बाबा साहब ने शेख अब्दुल्ला के मुंह पर कहा। तो बोला कि मैं अपने देश के साथ इस तरह का विश्वासघात मैं नहीं कर सकता, ये बोल करके शेख अब्दुल्ला को भगा दिया। तब इस केस को वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने खुद अपने हाथ में लिया और सीधे वो राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास गया और दबाव डालने लगा। और राजेंद्र प्रसाद ने विरोध किया वो सिग्नेचर करने से, तो उन पर भी दबाव डाला कि बाद में हम बहस कर लेंगे इस पर किसी और मौके पर, लेकिन इसमें आप दस्तखत करिए। तो उनसे दबाव डाल करके दस्तखत किया। तो इस प्रकार संवैधानिक छल करके देखिए, इस भारत के संविधान में कहीं भी इसका जिक्र नहीं मिलेगा। बस ये जोड़ा गया है, वो भी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा। और जो है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो है कोई संवैधानिक प्रक्रिया नहीं होती है। संवैधानिक प्रक्रिया होती है कि कम से कम वो संसद से वो पारित हो, ये प्रक्रिया होती है। लेकिन वो सिर्फ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा वो ये दोनों धाराएं, धारा 370 धारा 35 से ये संवैधानिक छल करके इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने संविधान में डलवा करके जम्मू कश्मीर में जो है विशेष राज्य का दर्जा दिलवाया। उस विशेष राज्य का दर्जा होने के कारण जम्मू कश्मीर जो है भारत के संसाधन का तो वो प्रयोग करेगा, भारत के खर्चे पर ही वो रहेगा, इस्तेमाल करेगा उसका, लेकिन भारत का उस पर नियंत्रण नहीं रहेगा। इतनी विचित्र व्यवस्था, इतनी भारत विरोधी व्यवस्था ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने कर दिया, जिसका नतीजा, जिसका दुष्परिणाम यह हुआ कि जम्मू कश्मीर जो है पाकिस्तान परस्तों का
अलगाववादियों का और आतंकवादियों का एक स्वर्ग बन करके वो पाकिस्तान का एक उपनिवेश बन गया। तो बस अंतर्राष्ट्रीय बस जो है भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों का और ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू का दोनों का मंसूबा आंशिक रूप से और इनडायरेक्टली अपरोक्ष रूप से हो गया कि उस जम्मू कश्मीर पर जो है भारत का उस जम्मू कश्मीर पर भारत का नियंत्रण नहीं होगा, भारत के खर्चे पर पलेगा और जो है उसमें आतंकवादी, पाकिस्तान परस्त और अलगाववादी के लिए जो वो पूरा माहौल ही था। ये है नेहरू की गद्दारी जम्मू कश्मीर को लेकर के। यह देश को जानना चाहिए। तथ्य यह है, एक शब्द भी इस तरह का बीजेपी वाले नहीं बताते हैं देश को, एक शब्द भी ये मीडिया वाले देश को नहीं बताते, और थोड़ा बहुत बताते हैं ये जी न्यूज वाला, खास करके वो सुधीर चौधरी तो बोलता है हमसे गलती हो गई, हमसे गलती हो गई। अरे सुधीर चौधरी, तुमसे कहाँ गलती हुई? गद्दारी तो किया नेहरू ने, क्यों छिपाता है तुम? तो इस प्रकार जो है जम्मू कश्मीर जो है और वो बन गया जिसमें अलगाववादी और आतंकवादी पाकिस्तान परस्तों के लिए पूरा स्वर्ग बन करके वो पाकिस्तान के एक उपनिवेश के रूप में होने लगा। बल्कि मान लीजिए कि वो पाकिस्तान में रहता तो पाकिस्तान के खर्चे पर पलता, भारत के खर्चे पर पलेगा और भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहेगा। इस तरह की विचित्र व्यवस्था करवाई थी इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने। और कौन कश्मीर जो भारत का अभिन्न अंग हो चुका था उस जम्मू कश्मीर को, तो उसमें आतंकवादियों के हौसले इस कदर बढ़ गए थे। हालांकि अभी जब ये एपिसोड लंबा हो रहा और भी बताया कि वो उसमें हमारे कश्मीरी पंडित कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन उनको किरकिरी की तरह लग रहे थे, तो उनको निकालना चाहते थे। तो जैसा कि पिछले किसी एपिसोड में बताया गया है कि उनको हत्या करके आतंकित किया, फिर इसके बाद जो है मस्जिदों से, लाउड स्पीकरों से माने अपमानजनक ढंग से ये चिल्ला करके कहलवाया कि ये इंडियंस यानी कश्मीरी पंडितों को वो इंडियंस बोलते थे, और अपने को तो इंडियन बोलते भी नहीं थे कि अपनी सलामती चाहते हैं तो अपनी जायदाद को, अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को छोड़ करके जम्मू कश्मीर छोड़कर बाहर निकल जाए। तो आगे भी बताया जाएगा किस तरह से इस तथ्य को छिपा करके बीजेपी वाले देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। ये गद्दार जो है, ये जो केजरीवाल वो तो गद्दारी कर ही रहा है, जेएनपीसी वाले कर रहे हैं और ये राजनीतिक दल भी कर रहे हैं, बताना बहुत जरूरी है। लेकिन हमारे भारतीय भाई बहन भारतीयता के मर्म को जरा समझिए। ये सब इस तरह की खतरनाक रोगों और बीमारियों का एकमात्र इलाज है भारतीयता। इसको अपनाइए, इसको आगे बढ़ाइए। भारतीयता आधारित सद्भाव, भारतीयता आधारित एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा, इखलाक मोहब्बत, इसको आगे बढ़ाइए। सारे वीडियो को आगे बढ़ाइए। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक पर चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।